गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आप लोग को कहाँ तक कवर किया गया था डेटा स्ट्रक्चर में? अवध सर ने कहाँ तक अभी पढ़ाया था सिलेबस में? ग्राफ चल रहा था। ग्राफ चल रहा था तो आज हम बीएफएस से स्टार्ट करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च से। ठीक है। ओके सर। हम्म। Yes, sir. ओके, और जो भी आपको पुराने लेक्चर्स अगर देखने हो तो वो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो वहाँ पे पुराने जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है सारा उसमें मिल जाएगा। जो भी उसमें फोल्डर बने हुए हैं उसमें फोल्डर वाइज आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें कौन सा मिलेगा। ठीक है, वो सिर्फ यूनिट वाइज नहीं है। ठीक है, कि हर यूनिट के हिसाब से वहाँ पे वीडियोस हो। वीडियोस 1 और वीडियोस 2 नाम का फोल्डर बना हुआ है, और कुछ वीडियोस अलग अलग फोल्डर्स में भी हैं जिसमें लिंक लिस्ट और स्टैगर क्यू का फोल्डर जिसमें बना है। ठीक है, तो उनको स्टडी करिए, अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो फिर उसको बताएं। Yes, sir. हम्म। अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स में डालते रहिए। अपना नाम और रोल नंबर दोनों पोस्ट करिएगा एक साथ। सर गूगल क्लासरूम में जो आपकी क्लास ज्वाइन की है उसमें सर कुछ पुराने क्विज और ट्यूट्स आ रहे हैं हाँ, तो मिसिंग। उनसे आपको मतलब नहीं है। वो बोले थे ना, जो जब मेरे में आईटी के बच्चे अटैच थे तो वो उनके लिए था वो। तो आपके लिए जो फ्रेश होगा तो आपके लिए तो ट्यूट 4 5 ये होगा, और क्विज 4 5 होगा। है ना, उससे आप लोग को अभी मतलब नहीं है। उस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए अभी। तो सर ऐसे मार के जन मार दें सर। वो कर दीजिए, ना भी करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों के मार्क्स तो सबमिट हो चुके हैं। वो तो अवध सर या जो भी आरडी सर जब तक पढ़ाए हैं तब तक आप लोगों के मार्क्स तो सबमिट कर ही दिए गए हैं। है ना, तो उससे आप लोग को अभी कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग नया से स्टार्ट करेंगे जब ट्यूट 4 5 देंगे आपको, और फिर आप लोग को क्विज 5 और 4 देना होगा, तो उसमें मिल जाएगा आप लोग को। तो उसमें सर मार्क करिए ना। ट्यूट फोर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी सर ने। ट्यूट तो 4 उसको की वहीं से मौका। ठीक है, जब टाइम आएगा तो अपलोड करा लिया जाएगा उसमें भी, तो उस पर अभी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, उसमें या तो मार्क करिए ना करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी। ठीक है, और जो ओके सर। वीडियोस हैं जो या फिर जो कंटेंट है उसमें पढ़ाई का, वो एक्सेस करते रहिए उसमें से। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ये विंडो सभी को शो हो रही है? यस। ठीक है, मुझे एक्नॉलेज करते रहिएगा यस नो पे, कम से कम पता तो चले कि हम कुछ बोल रहे हैं तो आपको पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, ये विंडो सभी को दिख रही ना, ग्राफ ट्रेवर्सल की? यस सर यस। ठीक है, यस। ओके। Yes, sir. ठीक है, तो ग्राफ ट्रेवर्सल में ये सेकंड टाइप का है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, फर्स्ट होता है डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड सेकंड होता है डीएफएस डेप्थ बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो डीएफएस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें स्टैक से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग डीएफएस को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसमें बैक ट्रैकिंग भी होती है। डीएफएस में हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और उसी से ही जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उन तक जाते हैं, लास्ट पॉइंट तक। फिर वहां से हम लोग बैक ट्रैकिंग करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो भी अनविजिटेड नोट्स होते हैं उन तक पहुंचने के लिए। और इस तरीके से धीरे धीरे सारे नोट्स कवर करते हैं। ब्रेडफास्ट सर्च थोड़ा सा इससे अलग है। इसमें एक साथ जितने कनेक्टेड होते हैं वो एक्सेस किए जाते हैं। तो ब्रेडफास्ट सर्च
हम लोग क्यू से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये उसका थोड़ा सा जो भी हम लोग प्रोसेस करेंगे, ये उसका एक इजी वे में एक डिफाइन किया गया है कि किस तरह हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो BFS ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ प्रोड्यूसर द स्पैनिंग ट्री एज ए फाइनल रिजल्ट, ठीक है। एक ग्राफ जो हम लोग ट्रैवर्स करते हैं तो हम लोग को ट्री मिलेगा। ट्री का मतलब क्या है, ट्री ग्राफ से किस तरह से डिफरेंट है, ट्री में कोई साइकिल नहीं होती है और ग्राफ एक साइक्लिक ग्राफ होता है, बस ये फर्क है। इसमें एक एज नहीं होगी, बाकी सारे वर्टिसेस हम लोग कवर करते हैं, वर्टिसेस कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस एक एज कम हो जाएगी जिससे ये ट्री बन जाएगा, यानी कि साइकिल वहां पे नहीं होगी, इसलिए वो यहाँ पे ट्री होता है। एज ए फाइनल रिजल्ट स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ विदाउट लूप्स, ठीक है, वही कोई सर्किट नहीं होता है इसमें। We use queue data structure with the maximum size of total number of vertices in the graph to implement BFS traversal, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका एक थ्योरी पोर्शन है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग BFS को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारे जो वर्टिसेस हैं वो सेम ही रहेंगे। वर्टिसेस हम लोग नहीं छोड़ सकते क्योंकि वही हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, उनको हमें नहीं छोड़ना है। तो डिफाइन अ क्यू ऑफ टोटल साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, जितने भी हमारे ग्राफ में, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है इसमें 7 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्टिसेस हैं, तो 7 स्पेसेस का एक क्यू या एक एरे, ठीक है, एरे हम लोग डिफाइन करते हैं। सेलेक्ट एनी वर्टेक्स एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ग्राफ में हम लोग के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे जब ट्री पढ़ेंगे तो ट्री का जो रूट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है। जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, एक ग्राफ दिया होगा और कहा जाएगा कि उसको BFS या DFS से ट्रेवर्स करें, और हो सकता है उसमें दिया हो कि किसी स्टार्टिंग पॉइंट से उसको स्टार्ट करना है। अगर नहीं दिया है तो आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपको वर्टिसेस मिले हुए हैं उसमें से आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस करना होता है। Visit all the non-visited adjacent vertex of the vertex which is at front of the queue and insert them into the queue। यानी कि हम एक वर्टेक्स उठाएंगे, उसको क्यू में रखेंगे, ठीक है, वही हमारा फ्रंट होगा, वही हमारा रियर होगा, क्योंकि क्यू में जो भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारे फ्रंट होता है, उसी पोजीशन पर हमारा रियर होता है। अब हम क्या करेंगे, उस पोजीशन पे वहां से उसको डिलीट करके उसके जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे डायरेक्ट नेबर्स हैं, यानी A to B, A to E और A to D, तो B, D और E इन सबको हम उसमें अटैच करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। When there is no new vertex to be visited from the vertex which is at front at the queue, then delete that vertex, repeat step 3 and 4, or when queue becomes empty, then final स्पैनिंग ट्री बाय रिमूविंग अनयूज्ड एजेस फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। ये जो भी प्रोसेस है, उस जो भी प्रोसेस हम लोग अभी करेंगे उसका ये थ्योरी पोर्शन है। तो अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया कि किस मेथड से हम लोग BFS ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ये अपने आप भी लिखा जा सकता है। ये कोई प्री डिफाइंड फिक्स नहीं है कि बस यही लिखना है हमको, ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये एक छोटा सा एक एल्गो ही है अपने शब्दों में। तो देखते हैं कैसे इसको ट्रैवर्स करते हैं। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है ABCDEFG, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हम A to B भी जा सकते हैं, B to A भी जा सकते हैं, A to E देन E to A भी जा सकते हैं, कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो उसमें एरोज बने होते हैं एजेस में। तो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वर्टेक्स A एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हम A को स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं, इसमें इन्होंने शो कर लिया है कि ये A को स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। तो सेलेक्ट द वर्टेक्स A एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, विजिट A, इंसर्ट A इनटू द क्यू। जिसको भी ये विजिट कर रहे हैं, जिसको भी हमें विजिट करना है उसमें हम लिख रहे हैं A, और इनको इन्होंने एक अलग मार्क से मार्क कर दिया हुआ है A को, ठीक है। तो A को हमने पहले स्टार्ट किया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट A था, हम A पर आ गए, A पर खड़े हो गए, A को हमने अपने क्यू में लगा दिया। क्यू भी हमारे उतनी स्पेस की है, 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जितने हमारे वर्टेक्स होंगे उतने हमारे क्यू का भी स्पेस होगा, साइज होगा। अब क्या करना है, विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ A विच आर नॉट विजिटेड, यानी DEB। अब A से जो भी डायरेक्टली अटैच्ड हैं, A से कौन कौन से डायरेक्टली अटैच्ड है, B है, E है, देन D है। तो हम इनको कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे तो हम BDE कर दें या BED कर दें या DVE कर दें। हम किसी भी ऑर्डर में क्यू में इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। इंसर्ट न्यूली विजिटेड वर्टिसेस इनटू द क्यू एंड डिलीट A फ्रॉम द क्यू। अब क्या करना है, जब हम A पर आ गए, हमने A को विजिट कर दिया, तो A को हमने अपने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद A से जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड थे, यानी B, E और D,
इनको हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया। तो अब हमारा फ्रंट कहाँ पे होगा, डी पोजीशन पे होगा, और रियर कहाँ पे होगा, बी पोजीशन, मतलब बी नंबर पे। जहाँ पे भी हमारा डी हमने लिखा है वहाँ हमारा फ्रंट होगा, और जहाँ पे हमारा बी है वहाँ पे क्या होगा, रियर पोजीशन। ठीक है। अब क्या करना है, क्यू है, क्यू का मतलब क्या होता है तो हमें, डी को फ्रंट क्यों रखा है? मतलब क्या चीज, डी को फ्रंट में क्यों रखा है, मतलब बी को भी तो रख डी सकते हैं। फ्रंट में क्यों रखा है, क्योंकि हम इसको क्यू डेटा स्ट्रक्चर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है। अब डी फ्रंट में रखने का मतलब है, फ्रंट यहीं से तो स्टार्ट होगा जहाँ क्यू का पहला एलिमेंट होगा। क्यू अगर हमारी ये है, जहाँ अभी हमारा ये पहला एलिमेंट था ए, तो फ्रंट यहीं था, रियर यहीं था। जब हमने ए को डिलीट किया और ए के जो भी एडजेसेंट थे वो हमने क्यू में इंसर्ट किए, तो वन बाय वन यहाँ पे इंसर्ट हुए। पहले आर यहाँ आया, रियर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। इस तरीके से वो स्पेस खाली इसलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पता चल सके कि हम यहाँ पहले किसी को विजिट करके इंसर्ट करा चुके हैं। तो जो भी क्यू में ये ए के स्टैटिक ये एडजेसेंट तो तीनों है ना सर, डी ई और बी। तो हाँ, पहले अगर था तो सर। पहले किसी को भी हम लिख सकते हैं, मैंने बताया ना, इसका ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डी बी ई है, तो ई बी डी किस भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर आप अपने क्वेश्चन में सोल्यूशन में या डी ई वी की जगह बी ई डी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो सब भी सही है। ठीक है। इतना ऑर्डर इसमें मैटर नहीं ओके सर। करेगा, आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, वो भी आंसर आपका सही होगा। तो डी ई बी में डी आप पे हो गया फ्रंट पोजीशन पे, ठीक है, बी हो गया अपन रियर पोजीशन पे, तो अभी क्यू की जो पोजीशन है वो यही है। अब क्या करना है, एक एक करके हमको हटाना है और विजिट करना है। इसी तरह में करना है, हम जहाँ पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं, उस पोजीशन से हमको देखना है कि हम आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो वो चीज़ हमें वहां से हटानी है, फिर हमें आगे प्रोसेस करना है। तो हमारा डी है फ्रंट पोजीशन पर, तो हम सबसे पहले डी पर आए। डी पर हमने देखा कि विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ डी विच आर नॉट विजिटेड। हम जो विजिट कर चुके हैं उन्हें हमें दोबारा विजिट नहीं करना है, यानी जिनको भी हम क्यू में इंसर्ट कर चुके हैं उन्हें हमें दोबारा क्यू में नहीं इंसर्ट करना है, क्योंकि एक ही वैल्यू बार बार इंसर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और एक ही जगह बार बार जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर में हम सिर्फ एक ही बार में विजिट करते हैं, एक ही नोड को, एक नोड को हम एक ही बार विजिट करेंगे। ठीक है, उसको अपने क्यू में लगाएंगे। तो यहाँ जैसे थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है, विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ डी विच आर नॉट विजिटेड, देयर इज नो वर्टेक्स, क्योंकि डी से कौन कौन से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है ए देन ई। ठीक है। तो ए और ई पहले ही हम लोग अपने क्यू में लगा चुके हैं, ए हम लोगों ने यहाँ लगाया था और ई हम लोग यहाँ लगा चुके हैं, इसलिए हमें आगे यहाँ फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने डी को हटा दिया, डी से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था इसलिए हमने डी को हटाया। तो फ्रंट कहाँ पे आ गया, ई पर। अब हमें ई से चेक करना है, ई से हम देखें कौन कौन से कनेक्टेड हैं, ए बी डी सी एफ, काफी कनेक्टेड है। तो जो पहले से कनेक्टेड है उनको छोड़ देंगे, यानी ए बी और डी इनको छोड़ दिया। जो नए कनेक्टेड है यानी सी और एफ, ये हम लिख लेंगे और ई को हटा देंगे। ठीक है। तो हमने सी और एफ यहाँ लिख लिया, यानी रियर एफ यहाँ पे आया, सी पर पहले आया था एक पोजीशन आगे, फिर सी के बाद आया एफ पर, तो लास्ट पोजीशन रियर की क्या होगी, एफ पर। और हम जब ई के बाद में जो भी हमारे वर्टेक्स थे, ई के जो भी नॉन विजिटेड वर्टेक्स थे उनको जो हमने विजिट किया, तो हमने ई को यहाँ से हटाया। ठीक है। अब हमारा कहाँ पे आ गया, फ्रंट बी पर आ गया, तो इस समय फ्रंट हमारा बी पर है और रियर कहाँ पे है, एफ पर। अभी पुराने के अकॉर्डिंग एफ बी बचा हुआ है, क्योंकि पहले पहले क्या था, ए था। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, डीई बी में से डी और ई ये दोनों कवर हो चुके हैं। ठीक है। अब बचा बी, तो हम बी से देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए ई देन सी। ठीक है। ए ई सी सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, ए और ई पहले कवर हो चुका है, यहाँ से ए कवर हो चुका है, यहाँ से ई कवर हो चुका है, और सी भी यहाँ से कवर हो चुका है, तो इसलिए सी को दोबारा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, हमने बी को डिलीट कर दिया। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ बी विच आर नॉट विजिटेड, देयर इज नो वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स नहीं है, जो हमें नया विजिट करना हो सारे हम पहले विजिट कर चुके हैं, डिलीट बी फ्रॉम क्यू। ठीक है। ये हुआ। अब क्या हुआ, फ्रंट हमारा सी पे आ गया, रियर कहाँ पे आया, एफ पे। इस समय हमारा क्यू में जो हमारी फ्रंट पोजीशन है वो सी पर है, और जो रियर है वो एफ पर है। अब हम सी को आगे चेक करेंगे, तो विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ सी विच आर नॉट विजिटेड, कौन कौन से हैं सी से, कौन कौन से जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है वो हो गया बी देन ई देन एफ देन जी। ठीक है। बाकी सारे कनेक्टेड ही हैं, मतलब बाकी सारे पहले कवर हो चुके हैं, यानी बी कवर हो चुका है, ई कवर हो चुका है, एफ है। ठीक है। नया क्या बचा, जी, तो हमने जी को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और सी को हटा दिया।
जिस भी नोड से हम आगे के वर्टिसेस उसके नॉन विजिटेड जो वर्टेक्स हैं उनको कवर करके अपने क्यू में डालेंगे, तो उसके बाद हम उस वाले वर्टेक्स को जिससे हमने स्टार्ट किया है उसको हम डिलीट कर देंगे वहां से। तो इसमें यहाँ ये लिखा हुआ है कि इंसर्ट न्यूली विजिटेड वर्टेक्स इनटू द क्यू एंड डिलीट सी फ्रॉम द क्यू। सी को हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, एफ और जी। ठीक है, फ्रंट हमारा हो गया एफ पर, रियर कहाँ हो गया हमारा, जी पर। अब ये दो बचे। अब देखिए हम एफ से और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सारे नोड विजिटेड ही हो चुके हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, तो हमने एफ को हटाया। अब क्या हुआ, फ्रंट और रियर कहाँ पे आ गया, दोनों जी पर। जी पर हमने देखा कहाँ हम और जा सकते हैं, जो भी जो नॉन विजिटेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी नॉन विजिटेड रहा हो, सारे विजिट हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए जी को भी हमने हटा दिया। तो इस तरीके से विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टेक्सेस ऑफ जी विच आर नॉट विजिटेड, देयर इज नो वर्टेक्स, कोई भी नया वर्टेक्स नहीं था, देन डिलीट जी फ्रॉम द क्यू, क्यू से डिलीट को जी को डिलीट किया। अब क्यू बिकेम एम्प्टी, सो स्टॉप द बीएफएस। जब हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं बचा है जिसको हमने विजिट ना किया हो या उसके एडजेसेंट नोड ना देखे हो, जब तक ऐसे चलता रहेगा तब तक क्यू चलता रहेगा। अगर कुछ बचा है तो उसको हम देखेंगे कि उसके एडजेसेंट और कौन कौन से नोड्स हैं जो हम लोगों ने विजिट नहीं किए हैं। ठीक है, तो क्यू बिकेम एम्प्टी, सो स्टॉप द बीएफएस प्रोसेस, देन ये एक्चुअली बना दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन जैसे आता है कि परफॉर्म बीएफएस ट्रैवर्सल ऑन दिस ग्राफ या ऑन गिवन ग्राफ, तो सबसे पहले आप लोग को ये दिया रहेगा कि किस नोड से स्टार्ट करना है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में ए नोड से स्टार्ट करने के लिए दिया हुआ है, तो आप लोग ए से स्टार्ट करेंगे। अगर जी से दिया जाए तो जी से, एफ सी किसी से भी। ठीक है, तो कैसे भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस यही है जो शॉर्टकट सर प्रोसेस में है। हाँ सर 3 स्टेप में सर जब डी को हमने डिलीट कर दिया था, उसके हाँ, बाद सर बी और ई दोनों एडिशन मैट्रिक्स जब ए से कवर हो गई थी, तो उसके बाद सर सी पे जब जाना था तो बी से क्यों नहीं गए? मतलब वर्टेक्स अगर हमें सी चाहिए है तो बी हम्म। से भी तो सर हाँ, उससे भी तो जा सकते थे। डी इस वाले स्टेप में कह रहे हैं ना, अब स्टेप 3 में, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 में सर, स्टेप 4 जब में। हम सी और यस हाँ, सर। विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ई। ठीक है, विजिट हम ई पर आ गए, हमारा फ्रंट कहाँ पे है, ई पर। ठीक है, तो हमें ई से देखने और हम कौन कौन से कनेक्टेड है, ई से हमें यही चेक करना है कि और हमारे कौन कौन से कनेक्टेड है, यानी जिनको हमने विजिट नहीं किया हुआ है। तो विजिट ऑल तो सर एडजेसेंट। ऑर्डर तो यहाँ चेंज हो सकता था ना सर, ऑर्डर अगर मान लीजिए फ्रंट पे होता आपका बी, हाँ हाँ, बिल्कुल ई ऑर्डर रियल। चेंज हो जाएगा। एफ जैसे यहाँ पे डी ई बी है, तो आप इसको भी शफल कर सकते हैं। और जब ई से मिला था एफ और सी और एफ, ठीक है, ई से हम गए थे, तो ई से हमें जो नॉन विजिटेड जो मिले थे वो सी और एफ थे, तो इनको भी हम शफल ही कर सकते हैं। एफ भी लिख सकते हैं पहले या सी भी लिख सकते हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें ऑर्डर शफल। लेकिन देखिए, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपने पहले स्टेप में लिखा ए, एक शॉर्टकट बताते हैं, ए आपने लिखा। ठीक है, देखिए जरा एनोटेशन चल रहा है स्क्रीन का। हाँ, देखिए जैसे आपने पहले स्टेप में लिखा ए। ठीक है, अब ए से कौन कौन से कनेक्टेड है, बी, ई और डी। ठीक है, तो बी ई डी डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमें ये तीनों लिखना है। तो इनकी जगह आप कैसे भी लिख सकते हैं, बी, ई और डी। ठीक है, अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर किसी ने बी डी ई लिखा है या डी बी ई लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने हमारे पास सिर्फ सिंगल ए था, तो पहले हमने ए से तीन हमने अटैच कर लिए, जो हमारे तीनों अटैच थे डायरेक्टली, उनको हमने लिख लिया। अब हम एक एक करके उठाएंगे तीनों को, एक एक करके हम तीनों में से देखेंगे कहाँ कहाँ से हम जा सकते हैं। तो पहला हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो बी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए हो चुका है, ई नहीं हुआ है और सी नहीं हुआ है। ठीक है, बी से कौन कौन से कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड और ई कनेक्टेड है। ए हो चुका है, तो सी और ई हमने लिख लिए, सी, ई भी हो चुका है क्योंकि ई भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब बचा क्या, सी, यहाँ पे रहा सी, हमने लिख लिया। बी के हमने सारे नॉन नॉन विजिटेड वाले लिख लिए अपने पास में, जो पहले से हम विजिट कर चुके थे उनको नहीं लिखा, उनको रिपीट करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक ही बार आपको, एक ही बार इसमें जाना है। जो जितने भी वर्टेक्स बने हुए हैं उन सभी वर्टेक्स को आपको सिर्फ सिंगल टाइम ही विजिट करना है, दो बार इसमें विजिट नहीं करना है। ठीक है, अब बी का काम हो गया। बी के बाद क्या बचा हमारा, ई आ रहा है। ई से कौन कौन से कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, ए हो चुका है, डी कनेक्टेड है, डी भी हो चुका है, बी कनेक्टेड है, बी भी हो चुका है, सी कनेक्टेड है, वो भी हो चुका है, और एफ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ई से हमने नया मिल गया, एफ मिल गया।
ठीक है, ये मिल गया, ई का भी काम हो गया। अब क्या हो रहा है, अब क्या बचा, डी बचा। डी बचा, डी से हमें क्या क्या से मिल रहा है, ए और ई मिल रहा है। ए और ई दोनों ही हो चुके हैं, इसलिए डी को छोड़ दिया। अब नया में क्या मिला, सी और एफ मिला। ठीक है, सी और एफ में से हम पहले सी पर गए। सी पे हमें क्या क्या मिल रहा था, बी मिल रहा था, बी हो चुका है। ई मिल रहा है, ई भी हो चुका है। एफ मिल रहा है, एफ भी हो चुका है। और जी मिल रहा है एक। ठीक है, जो नॉन विजिटेड है हमें सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देना है, और जो विजिट हो चुके हैं, जो उनको हम अपनी लिस्ट में लिख चुके हैं, उन्हें हमें ध्यान नहीं देना है, वो बस हमें एक ही टाइम लिखेंगे। ठीक है, सी से हमें कौन कौन से नए मिल रहे थे, बी हमारा हो चुका है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारा ई हो चुका है, एफ भी हो चुका है, बचा जी। तो जी हमारा नया था, वो यहाँ से हम जी लिख लिया। ठीक है, सी का काम हो गया खत्म। एफ पे आ गए। एफ से देखिए हमें कौन कौन से नए मिल रहे हैं, सी भी हो चुका है, जी भी है, ई भी है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। तो ये हमारा एक शॉर्टकट में फाइनल आंसर होता है। अब आप इसको किसी भी तरीके से शफल कर सकते हैं, ये जो इसमें लिखे हुए हैं लाइंस के अंदर, जैसे ए डैश या लाइन बी ई डी लिखा हुआ है, तो आप इसको शफल कर सकते हैं, डी ई बी। उसी के अकॉर्डिंग ये भी शफल हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पहले होगा उसी को अनविस्टेड, उससे ही जुड़े हुए अनविस्टेड वाले नोट्स हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह सी और एफ भी शफल हो जाएगा। ठीक है, और जी सिंगल रहेगा। लेकिन किसी भी तरीके से ए टू सी, ए टू ई, मतलब ये नहीं बनेगा। जैसे अगर आप ये लिखना चाहें, ए के बाद अगर आप लिखना चाहें सी एफ या बी जी डी, ये लिखना चाहें, ये गलत होगा, ये पूरी तरीके से गलत होगा। ठीक है, हमें क्यू के ऑर्डर को मेंटेन रखना है, क्यू के नहीं स्टेप्स सर, को। जब सफल कर रहे हैं सर, तो हाँ, सर लास्ट रिजल्ट आ रहा है सर बीएफएस प्रोसेस का, उसमें सर चेंज आ जाएगा ना फिर तो। चेंज आ जाएगा, विद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, सर। चेंज अगर आ जाता है तो। ओके शफलिंग में सर। चेंज आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मैंने, ये वाला जो मैंने ऑर्डर बताया है जिसमें ए सी एफ लिखा हुआ है, ये बस नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमें ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना है बीएफएस के अंदर के प्रोसेस को। पहले क्या आ रहा है, या पहले हम किसी को भी ले सकते हैं अपने रियर में इंसर्ट करके, किसी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। जैसे अगर हम ए से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम ए से सी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ए से डायरेक्टली कौन कौन से कनेक्टेड है, बी ई डी है, तो हमें इन तीनों में शफलिंग करनी है लिखते समय। ठीक है, हम ए टू एफ नहीं लिख सकते हैं कि हम ए से एफ भी लिख दें, हम बी डी ई में एफ भी शामिल कर लें, वो नहीं कर सकते। हमें उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो डायरेक्ट नेबर है, जो इमीडिएट नेबर है, हम उन्हीं को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें किसी ओके कोई भी सर। परेशानी है? अच्छा, आप लोग की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 3 1 3 2 में? 66। सर कितने? 66। 66 स्टूडेंट्स हैं। ओके, यस। 66 स्टूडेंट के हिसाब से तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा आ गई है। अटैच तो फिर 50 ही है कनेक्टेड इस समय। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में तो 50 दिखा रहा है, अटेंडेंस ज़्यादा आ गई है। 3 3 4 वाले तो नहीं है इसमें अटेंडेंस दे रहे हैं अपनी? नहीं सर, रिपीटेड हो जाता है, कुछ लोग दे देते रिपीट हो जाता है। मल्टीपल रिपीट लोग ना मल्टीपल करिए। टाइम्स दे देते हैं। नहीं नहीं यार, ये मल्टीपल टाइम्स क्यों दे रहे हैं भाई, एक बार की अटेंडेंस एक ही बार तो लगेगी। ठीक है, ठीक है, इसमें से किसी कोई दिक्कत है, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ए नोट से स्टार्ट किया है, आपने एक फिर आपने सोल्यूशन सॉल्व किया और ये आंसर आया है, और आपने आपके किसी फ्रेंड ने भी ए नोट से स्टार्ट करके सफल कर दिया है, मतलब बी ई डी की जगह डी बी ई कर दिया है, सी एफ की जगह डी के अकॉर्डिंग उसके इसको सफल करते हैं, वो भी आंसर सही है। बस ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि ए के बाद सी एफ आ जाए या सी बी डी आ जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एब्सर्ड आंसर होगा। ठीक है, वो सर, चीज नहीं मान होनी लीजिए चाहिए। डिफरेंट एज आ रही हो तो भी चलेगा? डिफरेंट एज का मतलब कैसे? मतलब सर, जैसे आप बी से सी को कनेक्ट करते हैं तो एज बी और सी वाली आती है फाइनल रिजल्ट। हाँ, सर यहाँ पे सर ई से सी आ रही है तो एज लास्ट में डिफरेंट हो जाती है ना सर। लेकिन हम सी पर, वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि क्यू में फ्रंट पोजीशन पे क्या स्टोर है। अगर हम बी को पहले ले रहे हैं, ठीक है, तो बी से हम सी पहुंच गए। उसके बाद अगर हमने बी के बाद ई लिया, ई के बाद हम सी पर पहुंचेंगे, तो दोबारा सी पर जाने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन अगर हम नहीं, ई तब को सर पहले ई ले रहे एफ पे हैं, जाएगा ना खाली। किस चीज पे? सर बी से सी चले गए, फिर सी से जी जा रहे हैं पहले, उस हाँ, तरीके बी से तो अलग हो जाएगा मतलब बी रिजल्ट। से सी जा रहे हैं, ई से भी सी जा रहे हैं, तो किसी एक से जाती, वो हमने बताया ना कि आप इसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
अगर आपने बी लिखा है पहले, जैसे यहाँ हम लोग ने बी लिखा था पहले, तो हम पहले फ्रंट वाले पोजीशन को ही देखेंगे, यानी बी के बाद क्या आ रहा है, बी से हम कौन कौन से जो नॉन वेस्टेड है वो सी मिल रहा है। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर यहाँ पे ऐसा होता, ई बी डी होता, अगर ये आप कह रहे हैं ना, ए के बाद अगर हम यहाँ लिख दे ई, देन बी, देन डी, तो हम पहले ई से लेते। ई से कौन कौन से नॉन वेस्टेड थे, क्या आ जाता हमारा, बी कवर हो चुका था, ठीक है, ए कवर हो चुका है, डी कवर हो चुका है, सी और एफ बचे थे। सी और एफ हमारे कनेक्टेड है और ये न्यूली है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम दोनों को सी और एफ को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो एक साथ आ जाता, ई का काम खत्म हो जाता। अब यहाँ पे बी होता, बी के बाद क्या आता है, यहाँ पे बी से जो भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो क्या है, सी है। सी को हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए बी का भी काम खत्म। अब यहाँ डी है, तो डी के बाद डी से कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए और ई। ठीक है, तो ए और ई दोनों हो चुके हैं, इसलिए इसलिए इसको भी इग्नोर कर देते। तो यहाँ पे अगर ए के बाद ई, बी और डी होता, तो यहाँ सी एफ एक साथ आ जाता पहले। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर को आप कैसे भी कर सकते हैं, बस वही मैंने बताया था, ये आंसर नहीं आना चाहिए जो लिखा हुआ है ए सी एफ बी जी डी, ये आंसर नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर में आप शफलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर अपना सेम रखना है, एक जरूरी बात, जो आपको आंसर अगर सेम रखना है आंसर मैच करने के लिए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ए लिया है स्टार्टिंग नोड, अल्फाबेट के ऑर्डर में ए स्टार्टिंग आता है। ठीक है, ए के बाद ये ट्रेवर्स कर रहे हैं बी ई डी को, तो अल्फाबेट के ऑर्डर में आप ए बी सी डी ई, तो बी डी ई लिख लीजिए। ठीक है, बी डी ई लिखेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे ए को जब विजिट कर रहे हैं तो डी ई बी लिखा हुआ है, तो बी डी देन ई लिख लीजिए, सबका आंसर सेम आएगा। फिर क्या होगा, बी विजिट कराया जाएगा, बी विजिट करने के बाद सी आएगा। ठीक है, सी लिखना पड़ेगा। फिर डी आएगा, डी के बाद ए और ई विजिट हो ही चुके हैं, देन ई आएगा, फिर ई से सी कनेक्टेड हो ही चुका है, वो विजिट हो चुका है बी से, तो बचा क्या, एफ बचा। इस तरह से आपका आंसर सेम आता रहेगा। अल्फाबेट ऑर्डर में चलेंगे तो आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर अल्फाबेट ऑर्डर से इधर उधर भागेंगे तभी आंसर में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वो बस क्यू के प्रोसेस को ही आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी भी ऑर्डर में इसको शफल करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्यू के ही ऑर्डर को फॉलो करना है, क्योंकि बीएफएस क्यू से काम करेगा और डीएफएस हमारा स्टैक से काम करता है। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। पेपर में क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलेगा। ठीक है, कोई भी ग्राफ दिया होगा, लिखा होगा, इसको बीएफएस से ट्रैवर्स करिए, ट्रैवर्स सीक्वेंस लिखिए, तो आपको इस तरह से स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे करने के लिए। या तो आप और भी ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ एक बार ग्राफ बनाइए, ठीक है, और ये जो क्यू है इसको बार बार एक के नीचे एक कर करके दिखाते रहिए और इसको एक्सप्लेन करते रहिए। इस तरह से आप ग्राफ बार बार बनाने से बचेंगे, आपका टाइम बचेगा, स्पेस बचेगा। फाइनल ग्राफ बस बता दीजिए लास्ट में, फाइनल जो ट्री बन के आएगा वो क्या होगा। ठीक है, ये ए बी डी ई सी जी, ये फाइनल ग्राफ बना दीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा है। लेकिन करने का तरीका यही है कि एक बार ग्राफ बनाइए, फिर उसके बाद क्यू में आपको बार बार हर बार नया क्यू बना करके उसको शो करना है कि क्या क्या हम इंसर्ट कर रहे हैं, और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। और जो आपने प्रोसेस किया उसको एल्गो के फॉर्मेट में लिख दीजिए कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, इस तरीके से करके बस। ठीक है, यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम क्लास। पेपर तो आप इसका लोग के यूज कहाँ? इसके पेपर तो आप लोग को देखिए डिस्क्रिप्टिव ही होने हैं अब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला छोड़ दीजिए, पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव ही होना है। तो ऑब्जेक्टिव कॉलेज तक के लिए ठीक है, चल रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ही पेपर आएगा, क्योंकि अब तो नहीं कराए जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। बस लास्ट का पता नहीं क्या है, लेकिन अभी तक का तो यही कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ही बनेगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में ही कॉलेज अच्छी कब तरीके से खुलेगा? होगा। कॉलेज तो बेटा अब खुल तो जाने चाहिए, ठीक है, ताकि रेगुलर पढ़ाई हो सके, सबको जो टीचिंग लर्निंग इतनी दूर से हो रही है वो ठीक से प्रॉपरली हो सके, हम लोग भी ठीक से बता सकें और आप लोग भी ठीक से समझ सकें। लेकिन अभी मुश्किल ही है कि इस सेमेस्टर कॉलेज खुलेगा, बहुत मुश्किल है, इसी तरह ही चलना है। ठीक सर है, लैब के लिए अलग क्लास बनेगी? लैब आप लोग की मुझे नहीं मिली है। लैब आपकी पहले कौन लेता था? अवधि सर लेते थे। कौन? अवध सर लेते। अवध सर, अवध सर। तो अ, लैब लैब तो फिर खैर मुझे नहीं दिया गया है लैब के लिए, दिया तो मुझे सब्जेक्ट ही गया पढ़ाने के लिए। लैब मेरे पास आईटी की है।
पहले भी वही थी। या आप अपने एचओडी सर से बात कर लीजिए कि लैब कौन लेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, और क्लास जैसे होती है तो आप लोग फोन मत किया करिए मुझे कि सर क्लास है, आप लेंगे क्या नहीं लेंगे। जब क्लास होनी होगी आपको तुरंत उसी समय इंटीमेट कर दी जाएगी। जैसे क्लास आज 9 बजे हुई, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9:05 तक का टाइम होगा, 9:05 तक आपको मैसेज कर दिया जाएगा क्लास में कनेक्ट होने के लिए, जूम के लिए। आप लोग फ़ोन ना करें मुझे, ठीक है। क्लास क्लास में जब क्लास होगी तो उसी समय आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, और नहीं भी क्लास होगी तो हम कोशिश करेंगे कि पहले ही बता देंगे कि क्लास सस्पेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लास होगी, ट्यूट क्लास हो या लेक्चर हो, उसके लिए आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा क्लास स्टार्ट होने में। मैसेज आप तक 5 मिनट तक में पहुंच जाएगा। अगर उसके बाद नहीं मैसेज आता है तो समझ लीजिए कि क्लास नहीं होनी है आज, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कभी हम हो बताने की इस कंडीशन में या ना बताने की कंडीशन में हो, या हमने कह दिया क्लास नहीं होनी है लेकिन हमारे पास टाइम है क्लास लेने का, तो आप लोग के दिमाग में रहेगा कि क्लास नहीं होनी है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने कह दिया क्लास होनी है और हम ना ले पाए, ठीक है। इस तरह से ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ये। बस आप लोग पढ़ते रहिए, जो आप लोग को पुराने नोट्स गूगल क्लासरूम में है उनको एक्सेस करते रहिए। उनमें जो परेशानी हो वो मुझे ट्यूट क्लास में बताइए, ठीक है। ट्यूट क्लास वगैरह भी जब भी होंगी 3-1 3-2 3-3 3-4 की, वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ़ोन ना करें कि क्लास होगी या नहीं होगी। आप बस ज़्यादा क्लास स्टार्ट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वही मैंने बताया कि सिर्फ 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे कि कनेक्टिविटी या कनेक्शन के लिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट तक में आपको मैसेज कर दिया जाएगा क्लास में कनेक्ट होने के लिए जूम आईडी के साथ। इसी को अपना मैसेज स्टार में बना लें, स्टार मैसेज में, ताकि इसी से ही हम लोग को कनेक्ट होना है बार बार, ठीक है। और कोई समस्या हो तो बताइएगा, रिजॉल्व की जाएगी उसको। तो सर इसके अटेंडेंस जो यूजेस लोग, कहाँ, क्या चीज? सर इसके यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं? अच्छा हाँ, इसका यूज हम लोग नेटवर्किंग में अधिकतर करते हैं। जैसे हम ये बात करें कि बीएफएस हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे आगे आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में टेलीफोन सिस्टम्स में हम लोग इसको कवर करते हैं। आगे जहाँ जहाँ इसके एप्लीकेशन है वही सारे एप्लीकेशन, इसके टेलीफोन सिस्टम होना और यही नेटवर्किंग बनाना कंप्यूटर नेटवर्क में, इसको कैसे हम किस किस सिस्टम तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, जो आप लोग का 6th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो उसमें इस तरीके के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। कि हम कहाँ कहाँ पे, कि हमें सारे नोड्स विजिट करने हैं, कंप्यूटर को दूसरे नोड से कनेक्ट भी होना है, और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। तो इसीलिए आगे डायरेक्ट एल्गोरिदम है जो शॉर्टेस्ट पाथ की है। जैसे जब हम पैकेट कोई भी सेंड करते हैं तो वो पैकेट में राउटर के थ्रू जाता है, ठीक है। तो राउटर में डायरेक्ट एल्गोरिदम ही इम्प्लीमेंटेड होती है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेगा, जो हम लोग को भी आगे पढ़ना है। इसका भी यही इस्तेमाल है नेटवर्किंग में ही, और क्या बोलते हैं, टेलीफोन नेटवर्क्स में भी इसका सबका इस्तेमाल होता है। अभी बहुत ज़्यादा प्रोसेस, बहुत ज़्यादा तो मुझे भी आइडिया नहीं कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर इसका प्रॉपर यूज़ कहाँ पे होता है। लेकिन जैसे अगर ये है कि आपको क्वेश्चन याद है, या कि आपको यही अगर ग्राफ दिया हो और आपसे कहा जाए कि आप ए से आपको जी तक जाना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको ए से जी तक जाना है, तो आप डीएफएस से ट्रेवर्स करेंगे या बीएफएस से ट्रेवर्स करेंगे, बताइए। कि अगर आपको ए से जी तक जाना है तो आप किससे ट्रेवर्स करेंगे? यही सब क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे बनते हैं। ए से अगर आपको जी तक जाना है, फारदेस्ट नोड तक, तो आप इसमें डीएफएस लगाएंगे। हाँ, डीएफएस लगाएंगे, क्योंकि डीएफएस में क्या होगा, हम ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी पे जी पर आ गए, ठीक है। हालांकि आगे भी जा सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू जी तक चले गए। ये होता है डीएफएस। पास के नोड के लिए आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे ए टू ई ही जाना है, तो हम ए टू ई डीएफएस से भी जा सकते हैं, बीएफएस से भी जा सकते हैं, ठीक है। ए टू सी जाना है तो ए टू सी हम डीएफएस से भी जा सकते हैं, बीएफएस से भी जा सकते हैं। तो फास्ट किससे जा सकते हैं, वही डीएफएस की ट्रैवर्सिंग थोड़ी फास्ट होती है बीएफएस से, इस वजह से, ठीक है। तो ये सब इसके छोटे छोटे व्यूज है। जब आप लोग अपना फाइनल ईयर में तैयारी करेंगे तो ये भी सब की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी आपकी क्लासेस होंगी, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन बैंक बना करके, कंटेंट बना करके आप लोग को तैयारी करवाई जाएगी, जो भी आप लोग के टीचर होंगे फाइनल्स में, ठीक है। तो टाइम अब लगभग खत्म ही हो रहा है, तो जो लोग अटेंडेंस दे चुके हैं
वो लोग क्लास से लीव हो सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। सर हाँ सर बीएफएस और डीएफएस दोनों जो है सर वो ट्रैवर्स करने के बाद मतलब स्पैनिंग ट्री दे रहा है, हाँ, दोनों ग्राफ। सर ऐसा कोई नहीं पार्ट है मतलब जिससे मतलब ग्राफ से ग्राफ ही मिले मतलब फाइनल प्रोडक्ट भी। ग्राफ से ग्राफ मिलेगा तो फिर उसका मतलब क्या, मतलब किस तरीके से ट्रैवर्सिंग मतलब कर सर रहे हैं? फाइनल देखिए, ट्रैवर्स ट्रैवर्सिंग, करने के बाद। ट्रैवर्स करने का मतलब है कि ग्राफ भी एक तरीके का ट्री ही है, आप उसको मानिए, ठीक है। बस हमें इस चीज का ये ध्यान रखना है कि हमें नोड सारे कवर करने हैं। ग्राफ एक तरीके का एक सर्किट होता है ना। जैसे आपकी सोशल नेटवर्किंग है, ये भी एक ग्राफ ही है। ये आप हुए, ये आपके क्लोज फ्रेंड हुए, ठीक है, डी ई वी। अब बी के फ्रेंड ये हुए, तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ई का भी नोटिफिकेशन आएगा, एफ का भी नोटिफिकेशन आएगा, जी का भी नोटिफिकेशन आएगा कि ऐड जी एज ए फ्रेंड, ऐड सी एज ए फ्रेंड। तो ये सोशल नेटवर्किंग ग्राफ से ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है, मतलब इसको अच्छे से समझा जा सकता है। ये उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। एक मिनट, इसको हटाता हूँ पहले, क्लियर आउट, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पार्ट है। जैसे कि आप ये हुए, आपकी ने वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग पे आप कनेक्ट हुए, आपने डायरेक्ट अटैच किया बी, डी और ई को। अब बी के भी कुछ दोस्त होंगे, सी हुआ, तो सी को आपको एक शो करेगा कि आप सी को भी ऐड कर सकते हैं, आप जी को भी ऐड कर सकते हैं, ई जो है वो जी को भी ऐड कर सकता है, डी को भी, ए को भी, इस तरीके से। तो ग्राफ, तो इसमें हम प्रोसेस ये रखते हैं कि हमारे नोट्स सारे कवर हो जाएं। एजेस तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। हमारे ग्राफ जो नोट्स है, जो हमारे वर्टेक्स हैं, वो हमारे सारे कवर होने चाहिए। अब जैसे आप इसमें क्या जी तक नहीं पहुंच पाएंगे, ए टू ई टू सी टू जी पहुंच गए, ठीक है। ए टू ई एफ जाना है, ए टू एफ हो गया। ए टू बी सी कनेक्टेड है, बी ओ डी। ए टू सी ए रहा, ए ई एन जी, ये कनेक्टेड ही है, ठीक है। तो हमारे हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो वर्टेक्स हैं वो ना छूटे, वर्टेक्स हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एजेस हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एजेस डिस्कार्ड करने के तरीके और भी आएंगे जब हम लोग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे, कि हम उसमें भी ट्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा ट्री बनाएंगे कि ग्राफ से, एक ग्राफ से बहुत सारे ट्री बन सकते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम कॉस्ट वाला कौन सा ट्री होगा, हमें बस उसी को लेना होता है। तो वो हमारा आंसर होता है जो हम लोग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे। शायद पढ़ाया भी होगा सर ने, है ना, पढ़ाया सर ने प्रेम सा क्रुस्कल नहीं सर। एल्गोरिथम। चलो ठीक है, इसके बाद वो वाली क्लास भी हो जाएगी, ठीक है। पढ़ा है सर, पढ़ा है। हाँ ठीक है, तो उसमें से यही होता डिस्कनेक्ट हो है जाता कि था सर, हैं। पहले आप पढ़ा दीजिएगा सर, डिस्कनेक्ट हो जाता था सर बार बार बीच फिर में। एक बार आप फिर से बता। हाँ ठीक है, हम बता देंगे, ठीक है। तो करना सब ये होता है कि हमें बस वर्टेक्स पे ध्यान देना होता है, वर्टेक्स हमें नहीं छोड़ने, एजेस तो हम छोड़ सकते हैं, बस हमें पहुंचने का रास्ता होना चाहिए वहां तक, ठीक है। तो टाइम लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, किसी भी समय ये डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक? जब भी न्यू क्लास में हम लोग को कनेक्ट होना होगा, ठीक सर है। हेलो सर, हाँ ट्यूट तो सेम ही होगी ना, जो सर ने दिए वो वही है, जो आप देंगे वो हाँ सेम ही हाँ, होगी। ट्यूट सेम है, ट्यूट में कोई फर्क नहीं है। ट्यूट वही है जो ओके आप सी एस आई टी, ट्यूट वही है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।